दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज चर्चा लोकसभा चुनाव की ही होगी। पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 102 लोकसभा सीटें, लगभग 18वीं लोकसभा के लिए 18% सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका। लेकिन क्या इतनी सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद जो हालात बन रहे हैं, जो चुनावी परिदृश्य उभर रहा है, इस चुनावी परिदृश्य में नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता में वापसी आसान है? आगे के अगले 6 फेजेज में, 6 चरणों में क्या होगा, उस पर हम अलग अलग विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन आज की जो हकीकत है, उस हकीकत को देखकर यही कहा जा सकता है कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि जिन 102 सीटों पर अभी पोलिंग हो रही है, आज पोलिंग हुई है, उसमें 48-48 से बराबरी का मुकाबला था। कई राज्यों का चुनाव था, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और तमिलनाडु में तो चुनाव ही खत्म हो गया, राजस्थान और कुछ और राज्य, महाराष्ट्र। लेकिन हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार 48-48 पर बराबरी के छूटने के नहीं है, हालात बद से बदतर होने के संकेत है। और उन संकेतों में हम नहीं जाएंगे, एक एक सीट की एनालिसिस में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं, जो परिस्थितियां सामने दिखाई दी है, उनको पॉइंट आउट किया जाए, बिंदुवार तरीके से सामने रखा जाए। तो नंबर 1, मुसलमानों और दलितों में उत्तर प्रदेश में टैक्टिकल शिफ्टिंग हुई है, टैक्टिकल पोलिंग हुई है। उदाहरण के तौर पर नगीना की लोकसभा सीट रख सकते हैं। वहां पर दलित और मुस्लिम आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण की तरफ झुकते हुए नजर आए हैं। नतीजा कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह दूसरी सीटों की बात करें तो मुसलमान और दलित वोटर टैक्टिकल पोलिंग किए हैं। टैक्टिकल पोलिंग का मतलब कि यह वोट अपने बंटने की कोशिश नहीं हुआ है। टैक्टिकल पोलिंग का मतलब यह है कि यह वोट बंटा नहीं है। और बंटा क्यों नहीं है? आमतौर पर कहा जा रहा था कि चूंकि बसपा ने बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए तो वोट बंट सकते हैं। जी नहीं, एक एजेंडे के साथ अल्पसंख्यकों ने वोटिंग की है कि चाहे सीट कोई भी हो, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, बसपा का कैंडिडेट हो, आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट हो, एक तरफा पोल, इन तीनों में से कहीं कांग्रेस भी हो, एक तरफा पोल करना है मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अल्पसंख्यक मतों का झुकाव आमतौर पर एंटी बीजेपी कैंप में समझ में आता है, लेकिन जो बड़ी बात हुई है वो दलितों के बीच हुई है। और ये यूं ही नहीं हुआ है दोस्तों। दलित मतदाताओं का जो झुकाव था वो कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाभार्थी चेतना के दायरे में और बसपा के कमजोर पड़ने के साथ हुआ था। उसका फायदा भी बीजेपी को 2014, 17, 2019 और 2022 में 4 चुनावों में मिला था। लेकिन इस बार संविधान बदलने की बातें ऐसी आई कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ती हुई दिखाई दी। और उसमें प्रधानमंत्री ने सफाई क्या दी, सुनकर हंसी आएगी कि संविधान को तो कोई नहीं बदल सकता, खुद बाबा साहब भी होते तो वो भी नहीं बदल पाते। भला इस ढंग से कोई बाबा साहब का सम्मान करता है? ये पहली बार मैंने देखा कि किसी का सम्मान कर रहे हैं तो सम्मान के साथ साथ बोलते बोलते 4 कदम आगे बढ़ जा रहे हैं। भाजपा के लोग संविधान बदलने के लिए 400 और 370 पार का नारा दे रहे हैं, और उसकी काट के लिए जब वोट गड़बड़ाता दिख रहा है तो उसकी काट के लिए प्रधानमंत्री जो बयान देते हैं उसमें यह जोड़ देते हैं कि बाबा साहब भी होते तब भी नहीं बदल पाते। अब बाबा साहब भी होते तब भी नहीं बदल पाते, ये बात दलितों को और ज्यादा नागवार गुजरी है। ये हकीकत है जमीन की। तो उत्तर प्रदेश में जो टैक्टिकल वोटिंग हुई है, मलिक खाप और बालियान खाप के बीच मुजफ्फरनगर का मामला सिमटता दिखा है। राजपूत वोटर बड़े पैमाने पर या तो बीजेपी के खिलाफ कहीं गए हैं या घर बैठने में ज्यादा रुचि लिए हैं, वो एक अलग हालात है। और रही बात मुद्दा आधारित वोटर्स की,
चाहे वो अग्निवीर से परेशान नौजवान हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारियों का परिवार हो, चाहे वो समाज का कोई और सेक्शन, मसलन किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, खेती किसानी के सहारे अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हों, एमएसपी गारंटी मांगने वाले लोग हों, इन सब के अपने मुद्दे सामने आए। तो पहला फैक्टर मैंने आपको उत्तर प्रदेश में बताया कि टैक्टिकल शिफ्टिंग हुई है। टैक्टिकल शिफ्टिंग की वजह से वोट विभाजन की स्थिति नहीं के बराबर बनी है। अब नंबर 2 फैक्टर पे आते हैं, सीधे चलते हैं बिहार। 4 सीटों पर पोलिंग हुई है, नतीजा क्या होगा 4 जून को आएगा। लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि सम्राट चौधरी फैक्टर बीजेपी के लिए फेल होता दिखा है। अब लोग कहेंगे कि 2 सीटों पर तो कुशवाहा कैंडिडेट थे और सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है, इस वजह से फेल हो गया, क्योंकि 2 जो सामान्य सीटें हैं उस पर कुशवाहा कैंडिडेट आरजेडी ने दे दिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दे दिए। लेकिन जिन 2 सीटों पर रिजर्व सीटें थी, वहां के कुशवाहा वोटरों का झुकाव एनडीए के खिलाफ क्यों हुआ है, यह बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी खबर इस इलाके से यह है कि कुर्मी समाज यानी नीतीश कुमार का समाज, जिसकी आबादी लगभग 3% है बिहार में, और 3% आबादी वाला यह समाज किसी भी लोकसभा सीट पर मोटे तौर पर 40-50 हजार से कम नहीं है, और नजदीकी मुकाबले वाली सीटों में एक डिसाइडिंग फैक्टर की स्थिति में आ जाता है। नवादा में, जमुई में, गया में, औरंगाबाद में बेहद करीबी मुकाबला है। कुर्मी समाज के वोटर्स ने क्या 2020 के चिराग मॉडल का बदला लिया है, या कुर्मी समाज का वोटर बिहार में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच साझा नहीं करेंगे, इसे नीतीश कुमार के अपमान के तौर पर लिया है, या फिर इन दोनों फैक्टर का असर है? जिसका भी असर हो, दिखा दिया है इस बार लौकुश समाज के लोगों ने कि उन्हें सम्राट चौधरी की अपील से मतलब नहीं है, उन्हें नीतीश कुमार के एनडीए में होने से मतलब नहीं है। वो महागठबंधन के साथ जाते हुए दिखते प्रतीत हो रहे हैं। चिराग पासवान के बहनोई का चुनावी रथ फंस गया है। नतीजा क्या होगा 4 जून को देखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ तो सवर्णों का यानी जनरल कैटेगरी, जो बीजेपी की का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है, उसके वोटर्स खिलाफ चले गए हैं। अब वो कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दे देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं। जीतन राम मांझी की बयानबाजी की बात करें तो जीतन राम मांझी की बयानबाजी रुकती ही नहीं है, कुछ भी कभी भी बोल जाते हैं। तो इस हालात में जीतन राम मांझी के हालात को यदि देखें तो साफ जाहिर होता है कि इस बार भी कई कोशिशों के बावजूद, पूर्व की नाकामियों के बावजूद, इस बार भी जीतन राम मांझी का लोकसभा पहुंचने का सपना कहीं धरा न रह जाए। कड़ा मुकाबला है। नवादा में तो 5 बजे तक केवल 40% वोटिंग हुई थी, दूसरी जगहों से तकरीबन 10% कम। तो क्या नवादा में भूमिहार समाज के वोटर नहीं निकले हैं? नवादा के हालात भी कमोबेश ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि नवादा में 5 बजे तक 40% वोटों का मतलब है कि 50% से ऊपर वोटिंग नहीं जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता की इबारत तभी लिखी गई, चाहे 2014 हो या 2019 हो, जब वोटिंग प्रतिशत में तकरीबन 8 से लेकर 12% का, यानी मोटे तौर पर कहें तो 10% का उछाल हुआ और एवरेज वोटिंग 60%, 62% तक जाती हुई दिखी थी। वोट घटते हैं तो संभ्रांत माने जाने वाले लोगों के वोट घटते हैं। वोट घटते हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो अंकल आंटी बैठकर दिन रात सांप्रदायिकता के जहर बोते रहते हैं, वो लोग गर्मी की वजह से, लू की वजह से वोट डालने नहीं निकलते। एक तरफ गुंजन सिंह वोट काट रहे हैं, भोजपुरी गायक, तो दूसरी तरफ विनोद यादव वोट काट रहे हैं। कौन कितना काट रहा है, इस पर भी नवादा का चुनाव निर्भर है। यूपी बिहार की स्थिति आपने देख ली। राजस्थान में और कुछ हुआ है। राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई भी डोमिनेंट कम्युनिटी खड़ी नहीं है। अग्निवीर का मुद्दा बड़ा बन गया है, किसानों का मुद्दा बड़ा बन गया है, और इन सब से आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व का सिराजा उस परिस्थिति में बिखरता दिख रहा है
जिस परिस्थिति में न तो जाट एकजुट है बीजेपी के पक्ष में, ना ही गुजर एकजुट है, ना ही राजपूत एकजुट है, और ना ही मीणा एकजुट है। ये चार डोमिनेंट कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट नजर आ रही है। बहुत कम प्रतिशत वोट इन चारों में से बीजेपी के पक्ष में टर्नआउट होता हुआ दिख रहा है। तो आखिर ये मामला फंसा कहां? फंसा है दरअसल 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी से, फंसा है वसुंधरा राजे की उपेक्षा से, और फंसा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ सीटों पर गलतियों के बावजूद अधिकांश सीटों पर ठीक ठाक कैंडिडेट दिए जाने से। यही स्थिति महाराष्ट्र में है, वहां नितिन गडकरी तक की सीट को लोग फंसा हुआ मान रहे हैं। यही स्थिति तमिलनाडु की बात हम नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की बात करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे श्रीनगर लोकसभा सीट या अनंतनाग लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित मान लेना है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी रेगिस्तान में दूब उगाने जैसी चीज है, पत्थर पर दूब उगाने जैसी स्थिति है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी वहां से कुछ निकाल करके ले आएगी। हालात कई राज्यों में बीजेपी के गड़बड़ है। हालात छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट पर भी बेहतर नहीं है, तो हालात पश्चिम बंगाल के, उत्तर बंगाल के यानी गोरखालैंड वाले इलाके की बात करें तो जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अहलुवालिया साहब ने दोबारा रुख करने की हिम्मत नहीं की है। वो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से टकराना ज्यादा बेहतर समझे हैं। नॉर्थ बंगाल से वो सीधे सीधे कूच कर जाना ही बेहतर समझे हैं। तो जब कैंडिडेट कूच कर रहा हो तो कूच बिहार का इलाका कैसे बचेगा, जलपाईगुड़ी कैसे बचेगा, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉर्थ बंगाल की परिस्थितियां यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि बांग्ला भद्रलोक मछली के मुद्दे को दिल पर ले चुका है। प्रधानमंत्री की मछली के ऊपर, मछली खाने के ऊपर की गई टिप्पणी को बांग्ला जनमानस चुनावी मुद्दा बना चुका है। मुद्दे तो कई सारे हैं। ममता बनर्जी भी एक मुद्दा है। आजादी के बाद आज तक इस देश में बंगाल से प्रधानमंत्री नहीं आया, कोई बांग्ला भाषी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। यह भी मुद्दा है कि इस बार 42 की 42 सीटें यदि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की झोली में डाल दी तो शायद ही कोई ताकत है जो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने से रोकने की कवायद करे। मुद्दों का अकाल नहीं है बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए तो सीए और एनआरसी मतुआ समाज के साथ साथ कई दूसरे लोगों के लिए भी गले की हड्डी बन चुका है। असम की स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं है, वहां भी नंबर घट रहे हैं। उत्तराखंड में भी 5-0 से यदि 1 या 2 सीटें कम हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और बढ़ाने के लिए तो खैर कुछ है ही नहीं। पहले चरण के हालात ये हैं कि सिर्फ नकुलनाथ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि शहडोल की सीट भी और एक आध और सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पाले से निकल सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहां सीट बढ़ा रही है किसी को नहीं पता, लेकिन जो जो प्रयोग किए गए, चाहे वो संविधान को लेकर बड़बोला बयान हो कुछ नेताओं का, चाहे वो सम्राट चौधरी किडनी को लेकर जो बयान दे रहे थे, किडनी डोनेट लालू यादव की बेटी ने लालू यादव को किया, एक बेहद महान कार्य, पुनीत कार्य, और उसके ऊपर जिस सस्ते स्तर की भद्दी राजनीति का परिचय सम्राट चौधरी ने अपने बयान के माध्यम से दिया, नवादा में भारतीय जनता पार्टी अगर उसकी कीमत चुका दे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कीमत जमुई में चुका दे, कीमत गया में चुका दे, कीमत औरंगाबाद में चुका दे, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी को कम्युनिटी का नेता बनाने की कवायद हो रही थी कि सम्राट चौधरी बिहार में कुशवाहा समाज के सर्वमान्य नेता हो जाएंगे, बिहार का योगी तक कहा गया। पगड़ी बांध कर निकले कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक बिहार की सियासत में उनकी पगड़ी नहीं खुलेगी। अब हालात यह है कि उनके अपने कैंडिडेट के पक्ष में उनकी पगड़ी की बात नहीं काम कर पा रही है, क्योंकि लोग दिल पर यह ले चुके हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री क्यों प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं कर सकते। मोहन यादव साझा कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ मोदी के मंच पर जा सकते हैं,
नायब सैनी जा सकते हैं, भूपेंद्र पटेल जा सकते हैं, भजन लाल शर्मा जा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दी, इस वजह से नहीं जा सकते? इस वजह से नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व को झटका लग गया, इस वजह से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं जा सकता मंच पर? प्रधानमंत्री के मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं जाना बिहारी अस्मिता के सवाल में तब्दील होता हुआ दिख जाए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आखिर खता क्या की है बिहार के लोगों ने। नीतीश कुमार से किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राहुल गांधी से किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनमोहन सिंह से किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से किसी के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता कि मनमोहन सिंह ने 10 सालों तक हिंदुस्तान का नेतृत्व किया है। इस देश में उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो इस देश के लोकतांत्रिक सत्ता प्रतिष्ठान के शीर्ष पर रहे। नरेंद्र मोदी चुनाव जीते या हारे, नरेंद्र मोदी इस देश में 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर उनका अपमान करता है तो निश्चित तौर पर यह दिल पर लगने वाली बात है। ठीक इसी तरह से योगी आदित्यनाथ, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, चुनाव में जीत हार सब चलती रहती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कल को कोई प्रधानमंत्री यह कहे कि योगी आदित्यनाथ हमारे मंच पर नहीं आ सकते, यह इस उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान होगा। वोट किसी को दिया हो लेकिन लोगों का अपमान होगा, और यही स्थिति बिहार में है। बिहार के मुख्यमंत्री को अगर यह इशारा दिया जाए कि आपको प्रधानमंत्री के मंच पर नहीं आना है, तो ध्यान रखिए, बिहार के लोगों ने इंदिरा गांधी की सत्ता को, उनकी इमरजेंसी को बर्दाश्त नहीं किया था। छात्र आंदोलन पटना से शुरू हो गया, कांग्रेस पार्टी की चूल्हे हिला दी गई। नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, आलोचना अपनी जगह है, प्रशंसा अपनी जगह है। सत्ता में जनता उन्हें बनाए रखे ना रखे वो विधानसभा में तय होगा, लेकिन नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा है, वो मुख्यमंत्री है। बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान, यह बिहार का अपमान है, बिहार के 12 करोड़ लोगों का अपमान है कि बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं कर सकता। यह सिर्फ कुर्मी समाज का अपमान नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य के आम जनता का अपमान है। इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को खराब बताया था, और उस वक्त जनता ने सबक सिखा दिया था। नीतीश कुमार बिहार के रहने वाले हैं, तो क्या बिहारियों का डीएनए खराब है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री के साथ उस गठबंधन में रहने के बावजूद मंच साझा नहीं करेगा? यह कौन सी राजनीतिक रवायत है? या तो प्रधानमंत्री एक सर्कुलर निकाल दें, या भाजपा के लोग एक सर्कुलर निकाल दें कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या नीतीश कुमार हो या मोहन यादव हो या भूपेंद्र पटेल हो या नायब सैनी हो या एकनाथ शिंदे हो, एनडीए गठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेगा। क्या जैसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, विशेष राज्य का दर्जा का वादा प्रधानमंत्री ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से 10 साल पहले किया था, तब वो प्रधानमंत्री बनने की आस में थे, आज तक नहीं मिला, और सौतेले व्यवहार का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। तो क्या बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, अब सौतेले व्यवहार अब व्यक्तिगत रंजिश में बदलती जा रही है क्या? आखिर प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार मंच पर नहीं है, तो अभी तो 4 सीटों पर ट्रेलर दिखा है, 36 सीटें बाकी हैं। और बिहार के बारे में, बिहार एक ऐसी राजनीतिक चिंगारी है, वो राजनीतिक चिंगारी जब निकलती है तो बिहार तक ही सीमित नहीं रखती, बल्कि उस राजनीतिक चिंगारी की जद में बहुत बड़ा इलाका आ जाता है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने कई सारे हैं। सवाल इस चुनाव को लेकर है, और अंदर खाने की खबर आपको यह भी बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ इसी प्रकार का, बिहार की जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ इसी प्रकार का व्यवहार, इसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार बरकरार रहा,
तो बहुत लोग तो आकलन कर रहे हैं कि 4 जून के बाद सत्ता पलटेगी। अपमान को बर्दाश्त करना और अपमान का घूंट पीना नीतीश कुमार नहीं बिहार ने भी नहीं सीखा है। हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। 4 जून के पहले ही यदि भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जाए, ये थोड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार उससे हिचकेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ हो सकता है। इस बात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि बिहार का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर ना करे और इस बात को बिहार के लोग बर्दाश्त कर लें। अगर बिहार के मुख्यमंत्री बर्दाश्त भी करना चाहें तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का वो हिस्सा जो नीतीश कुमार का समर्थक भी हो या नीतीश कुमार का विरोधी भी हो, मुद्दा नीतीश कुमार का नहीं है, मुद्दा चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। आज के चुनाव में साफ साफ परिस्थितियां दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी 48 के आंकड़े को बरकरार रखने में लोहे के चने चबाने जैसा अनुभव कर रही है। हालात बहुत अनुकूल नहीं है और नीतीश कुमार 10वीं शपथ भी हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने ही नहीं, किसानों ने, नौजवानों ने, अग्निवीर के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों ने, तमाम अलग अलग तबकों ने, महिलाओं ने और इन सब से आगे बढ़कर समाज में दलितों और अल्पसंख्यकों ने जिस प्रकार से पहले चरण में हालात को एक विचित्र स्थिति में बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से देखें तो खड़ा कर दिया है, उसमें वरुण गांधी का टिकट कटना उत्तर प्रदेश में एक बेहद खतरनाक संकेत की तरफ बीजेपी को ले गया है। देखते रहिए आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तो ये ट्रेलर है, पहला चरण, आगे वाले 6 चरणों के चुनाव को उस पर नजर बनाए रखिए। ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।